We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सेल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। कहते हैं एक कीट पूरी फसल बर्बाद कर देता है, एक कीट सारे फर्नीचर में दीमक बनकर उसे भी बर्बाद कर देता है, और एक कीट आपके शरीर में घुसकर आपका ही भोजन खाकर आपको ही बर्बाद कर देता है। जी हाँ, एक कीट एक काम अनेक। ऐसा ही कारनामा सरंजाम किया है नादव लपिड नाम के एक इजरायली फिल्म राइटर और डायरेक्टर ने, जिसने न ही सिर्फ उड़ता भाला लिया है बल्कि दो देशों के इतिहास का भी मजाक बना दिया है। मगर क्या जो कुछ भी हुआ है वो ऐसे ही हो गया? नादव लपिड ने जो भी कहा उसे भी जानते हैं, क्यों कहा उसे भी जानते हैं, और किस लिए कहा ये भी जानते हैं। आज भाई साहब कोई रहम नहीं, मारेंगे 1000 गिनेंगे 1, क्योंकि आज सब पे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। ज्यूज और हिंदूज ये वो दो कौमें हैं जो 2000 सालों से लड़ती आई हैं अपने सर्वाइवल के लिए, परसिक्यूशन के खिलाफ, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, जिम्मीहुड के खिलाफ। और दोनों ही सभ्यताओं में हॉलोकॉस्ट बोले तो नरसंहार कोई एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार हुआ है। रोमन एम्पायर से लेकर अरब्स और ऑटोमन एम्पायर का समय हो या हिटलर का समय हो, ज्यूज का हॉलोकॉस्ट हर समय हुआ है। भारत में भी हिंदुओं का हॉलोकॉस्ट मोहम्मद बिन कासिम से लेकर तुर्क हो, मुगल हो, नादिर शाह हो, तैमूर हो, अब्दाली हो या फिर कॉलोनियल ब्रिटिशर्स, हिंदुओं का हॉलोकॉस्ट हर काल में हुआ है। वैसे हिंदुओं का हॉलोकॉस्ट अब भी हो रहा है। कश्मीर के हिंदू जेनोसाइड की कहानी तो कश्मीर की आखिरी रानी कोटा रानी के अंत से शुरू होकर अब तक चली है। एक सीरीज हुई है पूरे जेनोसाइड की, जिसमें हर बार किश्तों में वहां के हिंदू साफ कर दिए गए। आज के इस द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप में 1989 से 1990 वाला कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड वो किश्त सबसे लास्ट वाली थी, जो धरती ऋषि कश्यप की भूमि थी, जहां के शैविज्म का तंत्र भारत की आत्मा है। वहां से हिंदू लगभग साफ है, और जो भी अब भी बचे हुए हैं वो या तो जम्मू में है, या हिमाचल में है, या दिल्ली में है, या कश्मीर में आटे में नमक के समान है। द कश्मीर फाइल फिल्म ने पूरे भारत में तहलका मचाया, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तहलके शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया है। तहलका इसलिए कि जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तब तक भारत में एक नैरेटिव चलता था कि कश्मीरी हिंदू एक दिन अचानक अपना सामान पैक करके कश्मीर से भाग गए, और जो कुछ भी हुआ वो तो उन्हीं की गलती थी। आफ्टर ऑल कश्मीरी हिंदू वहां पढ़ा लिखा था ना, उसके पास सरकारी नौकरियां थी, और असली प्रोसिक्यूशन तो वहां के मासूम शांति के दूतों का हुआ था बेचारे। अब आज के समय में कोई ये वाली गप आपके सामने कह दे तो आप क्या जवाब दोगे? निकल भी पहली फुर्सत में निकल। ऐसा ही हुआ था अभी गई 28 तारीख को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, बोले तो इफ्फी में, जो गोवा में ऑर्गेनाइज हुआ था। नादव लपिड नाम के इस इजरायली फिल्म मेकर ने द कश्मीर फाइल को वल्गर प्रोपेगेंडा बोला, हिंदी में बोले तो अश्लील प्रचार। बस फिर क्या था? एज एक्सपेक्टेड, पहले तो यहाँ के कीट जैसे प्रकाश राज, उंगली बाई, वागले पत्तलकार और पूरा का पूरा वामी कामी गैंग इस स्टेटमेंट पर ऐसे खुशी से नाचा जैसे मानो इन्होंने ही फीफा वर्ल्ड कप जीता हो। मगर इस पूरी भसंड के बाद असली रिएक्शन आया। पहले इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया नाओर गिलोन का, जिन्होंने नादव को ओपनली बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में कहा यू शुड बी अशेम्ड।
और इन्होंने तो पूरा थ्रेड बनाकर नादव और उसके वल्गर प्रोपागेंडा वाले बयान पर अपना कोठा खोलकर नाचने वाले यहाँ के वामपंथियों को भी पेल दिया। सिलसिला यही नहीं रुका, पूर्व बोले तो फॉर्मर इजरायली एम्बेसडर भी इसी लाइन पर नादव को पेल दिए। कई इजरायली डिप्लोमेट्स ने, पॉलिटिशियंस ने, भले ही वो पक्ष के हो या विपक्ष के, सभी ने एक सुर में नादव को पेला और जी भर के पेला। मगर इस पेलम पाली में हमें यह नहीं भूलना है कि यह कहानी इतनी भी नहीं सिंपल है। इसमें कई कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहली बात, इफ्फी आता है भारत की आईएनबी मिनिस्ट्री के अंडर, जिसके अभी मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी। मैंने अभी इसलिए बोला क्योंकि अब ये कब तक रहेंगे इसकी गारंटी देना थोड़ा मुश्किल हो गया है। प्रकाश जावड़ेकर, वही कॉमा वाले अनुराग ठाकुर से पहले वो भी इस मंत्रालय में ऐसे झंडे गाड़ चुके थे, और लगता है किसी को तो अब गब्बर बनना पड़ेगा, नहीं तो ये ठाकुर सबके हाथ कटवाएगा। अनुराग जी, आप तो स्वयं वहाँ उपस्थित थे ना, आपको पता नहीं था कि ये कीट आया हुआ है? मगर एक मिनट, उससे पहले एक और सवाल कि ये कीट आया कैसे? क्या आपको नहीं पता कि ये नादव लापिड नाम का कीट अपने ही देश इजराइल में फिलिस्तीनी प्रोपेगेंडा चलाता है? ही इज अ नोन पैलेस्टीनियन सिंपथाइजर। आसान भाषा में बोलो तो ये वहां का आमिर चीचा या नसीर सांप है। ये नादव वहां 250 अपने जैसे कीटों के साथ एक सिग्नेचर कैंपेन किया था अपने ही देश की आइडियोलॉजी के खिलाफ। होम फॉर ज्यूश को होम फॉर क्रिएशन करवा दिया। याद करो, भारत इंटॉलरेंट हो गया है, असहिष्णु हो गया है। यहां भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना, अवार्ड वापसी। और ये नादव सिर्फ इतना ही कीट नहीं है, इसने अपने ही देश इजराइल की कलेक्टिव सोल को सिक सोल कहा था। ये बात इसने अपनी ही एक फिल्म सिनोनिम्स के प्रमोशन पर नाउ टोरंटो मैगजीन को कही थी। इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये है, द फिल्म टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव इजरायली सोल एंड द इजरायली कलेक्टिव सोल इज अ सिक सोल। समथिंग इन द डीपेस्ट एसेंस ऑफ इजरायली एग्जिस्टेंस इज फॉल्स. It is rotten. It's not Benjamin Netanyahu. It's not special to Israel. But at the same time, I think this Israeli sickness or nature is characterized by young Israeli men who are muscular, smiling, who don't raise any questions and don't have any doubts. They are extremely proud of being Israeli. They have a total dichotomist vision of existence, us versus all the others. मतलब कि ये खुद ही ज्यूइश सभ्यता के हॉलोकॉस्ट को भी एक प्रोपेगेंडा ही समझता है, तभी तो ज्यूइश की पॉलिसीज के खिलाफ इतना बोल रहा है। अब मैं तो वल्गर नहीं कहूंगा, इसकी ये फिल्म इसी थीम पर बेस्ड थी, और ऐसे व्यक्ति इफ्फी में चीफ जूरी बनकर आते हैं। ठाकुर साहब, ओ ठाकुर साहब, कभी फेयर एंड लवली से भी बाहर आ जाया करो। ये कीट यहाँ इस इवेंट में आ गया, इतना कुछ बोल गया, और इसकी हिस्ट्री ये है जो मैंने अभी सभी को बताई। क्या आपके ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता होगी? हमारे जैसे साधारण लोग किसी मंत्रालय में चले जाएं तो पूरा का पूरा खानदान का वेरिफिकेशन हो जाता है, और यहाँ क्या हुआ? भाई कह रहा हूँ, इसके दिन सही नहीं चल रहे हैं। इसका भी जावड़ेकर होने वाला है, और नहीं होगा तो लोग प्रेशर बनाकर करवा देंगे, क्योंकि ये कांड कोई मामूली कांड नहीं है। मोदी सरकार जहां भारत का एजेंडा दुनिया में ठोक कर रख रही है, वहां ऐसे नॉन परफॉर्मिंग मंत्री मोदी सरकार के कामों पर बट्टा लगा रहे हैं। ये लायबिलिटीज हैं। ऐसे ठाकुरों के सचमुच हाथ ही ले लेनी चाहिए वापस। द कश्मीर फाइल एक फिल्म भर नहीं है, वो एक इतिहास है। वो काला इतिहास जो हमारी स्वतंत्रता पर, हमारी सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा गया कि हमने ये सब कैसे हो जाने दिया। आज भी बंगाल में, केरल में यही तो हो रहा है। राजस्थान में अब शुरू भी हो गया है। ऋचा चड्ढा के बयान पर सब फिल्म वाले अपने अपने मौसमी राष्ट्रवाद के साथ उतर गए थे, मगर यहां देखो कौन कौन उतरा है। कहां है भाई सारे तथाकथित राष्ट्रवादी लोग? ओ के साहब, ब्रिगेडियर प्रताप साहब, जिनकी वही फिल्म शौर्य एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा पे बनी थी, जिसमें इनको जो रोल मिला था ना, वो आर्मी को बदनाम ही करने के लिए लिखा गया था। मगर के साहब की एक्टिंग ने उस रोल को अमर कर दिया, और प्रोपेगेंडा तो नहीं चल पाया, न ही फिल्म चल पाई। मगर हाँ, ब्रिगेडियर प्रताप जरूर चल गए, और उनकी लाइनें आज भी सबको याद है। अक्की भैया का तो आप लोगों को पता ही है, खुद सीजनल राष्ट्रवादी / हिंदूवादी हैं, और पत्नी फॉरएवर वामपंथवादी है। एक्चुअली हम लोगों को ये सभी लोग मामू समझते हैं। आप लोग जरूर लिस्ट बनाइए कि कौन कौन अब इस नादव के खिलाफ बोला है,
कौन कौन कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, कौन कौन कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड पर बोल रहा है। आर्मी के फेवर में तो अब भी बहुत लोग हैं, मगर हिंदू के फेवर में कौन कौन है। आर्मी अब भी वो एक इंस्टीट्यूशन बचा है जिसकी इज्जत आज भी है। कश्मीर में भारतीय फौज ने ना जाने कितने ही अपने हीरे मोती जैसे जवान और अफसर खोए हैं। तो भाई कुछ नहीं तो आर्मी के खातिर ही नादों पर कुछ बोल दो, एटलीस्ट 2 शब्द कह दो। लगता है सीजन अभी खत्म हो गया। अब आते हैं असली जड़ पर कि क्यों। देखिए, ये पूरा केस कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। भारत ने जब से रशिया यूक्रेन विवाद में अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है तब से बहुतों को दर्द हुआ है। वैक्सीन भी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट बना ली, और यही नहीं, ना जाने कितने देशों को भी दी। और अब आलम यह है कि कोई एक देश जो रशिया यूक्रेन में सीज फायर करवा सकता है तो वो भारत ही है। चाइना की इकोनॉमी रुक गई है और गलवान के बाद से वैसे ही चाइना का भौकाल कम हो गया है। मगर अमेरिका बहादुर को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि अंकल सैम की एक ही फिलॉसफी है, एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी डिसाइडेड ऑन आवर टर्म्स। बोले तो सबका मालिक यही है। और इजराइल इस समय धर्म संकट में फंसा हुआ है, क्योंकि बिन यूएस इजराइल के लिए सब सून है। अगर आज यूएस अपना हाथ हटा ले इजराइल पर से तो उसके एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। अब मैं यहाँ इजरायली लोगों की देशभक्ति या वीरता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, मगर बिना यूएस टेक के, जो बाद में इजरायली टेक का आधार बना, बिना यूएस कवर के आप इतने सारे कट पीसेस के बीच में बचे कैसे रह सकते हो। सो इजराइल सरकार नहीं, बट इजराइल के कुछ नमक हराम लोगों का इस्तेमाल हुआ है, वो भी भारत को अगेन ये बताने को कि बेटा अब भी समय है, हमारे पाले में आ जाओ, वरना अभी तो शाहीन बाग देखा है, दिल्ली दंगे देखे हैं, तथाकथित किसान आंदोलन देखा है, आगे इसके नेक्स्ट लेवल भी आएंगे, क्योंकि ये सारे प्रोटेस्ट और ये बयान सब जुड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंट भारत किसी को रास नहीं आएगा, और वो भी जब खुद उस देश के प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को वहां स्थापित किया जो स्थान कभी किंग जॉर्ज V का था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिससे वेस्ट आज भी चिढ़ता है, जो भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए हिटलर तक से मिलकर आए थे। और तभी से ये प्रोपेगेंडा भी चलाया गया कि नेताजी वॉज अ फासिस्ट, ही सपोर्टेड नाजीज। आज भी आप वेस्ट में नेताजी की तारीफ खुलकर नहीं कर सकते, जबकि वो वहां भारत के लिए गए थे, क्योंकि टेक्निकली तो उस समय हम लोग इसी वेस्ट की गुलामी में थे। तो भाई हमारे दुश्मन नंबर 1 तो यही थे ना। हिटलर ने जो किया वो गलत था, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, मगर बोस ने कभी भी जूइश हॉलोकॉस्ट को इंडोर्स नहीं किया था। वो तो भारत माँ को आज़ाद कराने के मिशन पर थे। आज भी दुनिया में 18 देश हैं जहां डिनायल ऑफ जूइश हॉलोकॉस्ट इज अ पनिशेबल क्राइम, और यहां रोज कोई ना कोई हिंदू जेनोसाइड तो छोड़िए, कोई हिंदू की बात भी कर दे तो वही पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। ये पूरा मामला उस एक बड़े गेम का हिस्सा है जिसमें पूरा वेस्ट वर्सेस मोदीज फॉरेन पॉलिसी आमने सामने है। नुपुर शर्मा केस भी मोदी सरकार यहीं हारी है। अब देखना यह है कि जब खुद पीएम मोदी द कश्मीर फाइल की तारीफ कर चुके हैं, तब भी उनके एक मंत्री के नाक के नीचे ये सब हो गया, तब आगे क्या क्या होगा। सरकार किसी एक आदमी से नहीं चलती, ये मैं मानता हूं, मगर लगता है टैलेंट की कमी ऊपर तक है, वरना इस कीट की एंट्री पर ही पनिशेबल ऑफेंस हो जाना चाहिए था। ऐसे बाहरी कीटों को जब तक यहाँ संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक यहाँ प्रकाश राज, उंगलीबाई जैसे कीट और पैदा होते रहेंगे। इजराइल की सरकार ने पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, ना ही सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष ने भी, डिप्लोमेट्स ने भी, जिसने एक बात साबित तो कर दी कि भले ही नादव जैसे कीट ने हगा हो, मगर दोनों देशों में आज भी रिश्ता बहुत गहरा है। मगर एक बात आप सभी लोग याद रखिए कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ये पूरा डेकेड बहुत से जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज से भरा होगा। कई देश मिटेंगे तो कई देश नए जन्म भी लेंगे, इसलिए ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी। दोस्त को दोस्त से ही भिड़वाया जाएगा, एक ही विचारधारा के लोगों को उनके ही नए नए इन्फ्लुएंसर्स से आपस में भिड़वाया जाएगा। अनरेस्ट, केओस और फाइनली डिस्ट्रक्शन, यही है इस डिकेड का 2 साल का पास्ट, प्रेजेंट और बाकी का 8 साल का फ्यूचर। द कश्मीर फाइल्स हर हिंदू को नहीं सिर्फ देखनी चाहिए, बल्कि अपनी आने वाली हर जनरेशन को ये दिखानी चाहिए,
क्योंकि ये सच्चाई को अमर करना हमारा कर्तव्य है। शत्रु बोध हमें जब तक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने इतने 100 सालों तक क्या संघर्ष किया। और अब चलते चलते एक संदेश यहाँ के कीटों को, प्रकाश राज द शेम ऑफ द कंट्री को, उंगली बाई द ऑफिशियल शेम को, और आरफा आंटी को भी। ऐसा है कीटों, तुम वो कीट हो जिससे मुझे पाकिस्तानी कलाकार ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लोग जब भारत आते भी थे ना, तब भी वो पाकिस्तान का एजेंडा फर्स्ट रखते थे। इस एक बात पर उनकी तारीफ बनती है, मगर तुम लोग इनसे भी घटिया हो, क्योंकि तुम वो कीट हो जिसे ख़त्म करने के लिए ही पराली जलानी पड़ती है। अब भी वक्त है, थोड़ा संभल जाओ, वरना जिस दिन जनता उतर गई ना पेलने पे, तो सारे फॉरेन के अवार्ड्स उठा के तुम्हारे ही तरबूजों में स्थापित कर देगी। अगर आप भी कीटनाशकों का प्रयोग बढ़वाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।